टारगेट क्या था मोदी, मोदी का टारगेट क्या था हम लोग। उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी। हम अभी पावर में आए हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाएंगे। पवार साहब ने कहा है आज एक बार कि ईडी तय करती कौन किसके पार्टी में जाए। देश का नेता कैसा हो और देश का नेता कैसा हो, पवार साहब को महंगा पड़ा। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है और ये झूठ न्यूज देने में प्लान की है, ये बताया। इंडिया को डैमेज करने की कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि शरद पवार इज द फेविकॉल ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है। पवार साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। उन्होंने एक बार बोल दिया ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सेक्युलर पार्टी के साथ रहूंगा, इंडिया के साथ रहूंगा। महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर, जहां समंदर के किनारे चल रही है महाभारत जैसी सियासी जंग, जिसमें शल्य भी है, युयुत्सु और भीष्म पितामह के किरदार भी हैं। महाभारत में शल्य पांडवों के खेमे को छोड़कर दूसरी ओर, तो युयुत्सु कौरवों से अलग होकर पांडवों के खेमे में चले गए और भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान के सहारे बुढ़ापे में भी हस्तिनापुर की सत्ता के वर्तमान और भविष्य के बीच खड़े थे। ये युद्ध पौराणिक काल में हुआ था। वर्तमान में लड़ाई कौरव और पांडवों की नहीं है, मगर उसकी झलक अक्सर सत्ता संघर्ष में दिख जाती है। देश का नेता कैसा हो और देश का नेता कैसा हो। 83 साल के शरद पवार की उम्र ढल चुकी है, सेहत साथ नहीं देती, लेकिन एनसीपी के अंदरूनी युद्ध के बीच लगातार पार्टी के चीफ बने हुए हैं। तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। बापाचा नाद नाही करायचा। शरद पवार जब विपक्षी नेताओं के साथ मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे, 2024 में सत्ता से हटाने का प्लान तैयार कर रहे थे, उसी बीच भतीजे अजित पवार ने उनकी ही ताकत को चुनौती दे दी। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि मुझे खुद एक बड़ा झटका लगा कि ये दगा करने वाले या रिबेल होने वाले लोग कौन हैं। वो सिर्फ उनके पार्टी कोलीग्स नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल फैमिली से भी बहुत करीब से जुड़े हुए लोग हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार। 5 जुलाई 2023 मुंबई। समंदर किनारे बसी मुंबई नगरिया का एक और उमस भरा दिन, लेकिन राजनीतिक तापमान बेहद गर्म था। एक तरफ चाचा, दूसरी तरफ भतीजा, दोनों तरफ से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। भतीजे का जलसा मुंबई के बांद्रा स्थित एमईटी परिसर में, तो चाचा ने जमघट लगाया मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में। सबसे बड़ी लड़ाई ये साबित करने की कि किसके साथ कितने विधायक। एनसीपी का असली सरदार कौन। अजित पवार मजबूत है क्योंकि उनके साथ विधायक हैं। कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी लिस्ट जाहिर नहीं की है, कहा जाता है कि उनके साथ 30-35 लोग हैं, लेकिन आज भी पवार में वो ताकत है। तो पवार वीक नहीं हुए, पवार मजबूत है आज भी राजनीति में। अजित पवार ने नंबर गेम की लड़ाई में अपने चाचा से बढ़त बना ली और बीजेपी के साथ सत्ता में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन बगावत के बाद बार बार चाचा भतीजे की मुलाकात से कई सवाल उठने लगे। शरद पवार में अब कितनी ताकत बची है? बगावत के बाद भी चाचा भतीजे की मुलाकात क्यों? दोनों में से कौन सबसे ज्यादा कमजोर है? क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन में रहेंगे या महाराष्ट्र की राजनीति और करवट लेगी? इतने बड़े पक्ष, बाकी छोटे छोटे जो पक्ष है, उनके अपने अपने स्टेट में अलग ताकत होती है और वो इंडिया के ये कैलकुलेशन में बैठते नहीं।
इसलिए इनकी बैठक जरूर होगी, लेकिन इनकी युति नहीं होगी। इनमें कोई वैचारिक भूमिका नहीं है। एक उत्तर की तरफ दौड़ता है, एक दक्षिण की तरफ दौड़ता है, एक पूर्व की तरफ दौड़ता है, एक पश्चिम की तरफ दौड़ता है, एक ऊपर दौड़ता है, एक नीचे दौड़ता है। 10 दिशा में 10 मुंह आगे लोग हैं। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत बीजेपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के बागी नेता अजित पवार और शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट मूक दर्शक की भूमिका में है। इन सब के बीच जनता समझ नहीं पा रही कि 24 का खेल कैसे खेला जाए। सवाल को समझने के लिए शरद पवार के सियासी पैंतरेबाजी को समझना जरूरी हो जाता है। 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने बिहार से हुंकार भरी। पटना में दिग्गज नेताओं का मेला लगा। 15 दलों के मुखिया महामंथन के लिए जुटे। इन्हीं चेहरों में एक चेहरा शरद पवार का भी है, जिन्हें लगता है कि कथित विपक्षी एकता के इस मंच से 2024 की जीत का फॉर्मूला निकलना तय है। पवार की राजनीति यूं तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रही है, लेकिन पवार की राजनीति का स्टाइल कब किसके पक्ष में और किसके खिलाफ है, ये कोई नहीं जानता। पवार पॉलिटिक्स के वो पितामह हैं जिन्हें मानते सब हैं, लेकिन जानता कोई नहीं। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। कोई उन्हें चाणक्य कहता है तो कोई उनकी तुलना इटालियन कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली से करता है तो कोई उन्हें राजनीति का बाजीगर कहता है। अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में शरद पवार ने जो राजनीतिक मुकाम हासिल किया और अपनी जो छवि बनाई, वो उनका हमउम्र कोई भी राजनेता नहीं कर सका। शरद पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत महाराष्ट्र के बारामती जिले से की। मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर पुणे की बारामती तहसील के चप्पे चप्पे पर शरद पवार की छाप है। ये जगह न सिर्फ पवार की राजनीति का गढ़ है, बल्कि पवार ने यहीं पर कृषि और शिक्षा के विकास का वो मॉडल बनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यही वजह है कि अब वो जिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति बनाने में लगे हैं, वो मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। श्री शरद चंद्र गोविंद राव पवार लोक कार्य। 2017 में मोदी सरकार ने ही पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। खुद पवार राफेल से लेकर अदानी मामले की जेपीसी जांच जैसे मुद्दों पर विपक्ष की लाइन से हटकर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में खड़े नजर आए। इसलिए ये कहा जाता है कि पवार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। पवार साहब का जो दिमाग जो चलता है, उस दिमाग के साथ आप तुलना नहीं कर सकते किसी की। वो कब क्या निर्णय लेंगे उस बारे में उनके बाजू में अभी बैठे उसको भी पता नहीं चलेगा। फिलहाल 2024 के लिए शरद पवार विपक्ष की टीम से खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में पवार की पावर क्या है, ये समझने के लिए उनके राजनीतिक इतिहास को जानना जरूरी है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो 1947 तक कांग्रेस का कट्टर समर्थक रहा। उनके पिता गोविंद राव एक सहकारी संस्था में अधिकारी थे और मां शारदाबाई स्थानीय नेता थी। पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा है, राजकाज के कामों से उनका वास्ता तब पड़ा जब वो महज 3 दिन के थे। मां शारदाबाई गोद में उन्हें लिए पुणे सरकारी निकाय की एक मीटिंग में हिस्सा ले रही थी। पवार की मां ने उन्हें ये घटना बताई थी। आजादी के बाद के दशक में जब पवार के परिवार का झुकाव वामपंथ की तरफ होने लगा, तो पवार इसे लेकर अपनी मां का विरोध भी करते थे। हालांकि शरद पवार के स्कूल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 8वीं क्लास में ही उन्होंने यूरोपियन दार्शनिक रूसो से लेकर स्टालिन तक पर किताबें पढ़ डाली थी। शरद पवार की स्कूली पढ़ाई मराठी माध्यमों के 3 अलग अलग स्कूलों में हुई थी। हालांकि छत्रपति शाहू हाई स्कूल उनके लिए विशेष था। इस स्कूल में वे 8वीं कक्षा के छात्र थे और इसी स्कूल के मैदान में 1 अगस्त 1967 को उनका विवाह प्रतिभा शिंदे के साथ हुआ था।
परीक्षा के नतीजों के हिसाब से भले ही पवार एक औसत छात्र थे, लेकिन सिलेबस से अलग पढ़ाई में दिलचस्पी ने स्कूल के दिनों में ही पवार की राजनीतिक सोच को गढ़ना शुरू कर दिया। इसकी पहली झलक तब मिली जब 1956 में गोवा मुक्ति संग्राम के सत्याग्रह में उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा करके सभा की। राजनीति में कदम रखते ही शरद पवार के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। 1960 में बारामती लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में शरद पवार के बड़े भाई वसंतराव पवार को पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं युवक कांग्रेस के सदस्य होने के नाते शरद पवार पर जिम्मेदारी थी कि वे अपने कांग्रेसी उम्मीदवार गुलाब राव जेडे को जिताएं। एक तरफ पार्टी थी, दूसरी तरफ भाई। शरद पवार ने दोनों में से पार्टी को चुना। शरद पवार ने गुलाब राव जेडे के समर्थन में जमकर प्रचार किया और नतीजा ये हुआ कि शरद पवार के बड़े भाई वसंतराव पवार चुनाव हार गए और गुलाब राव जेडे बारामती के नए सांसद चुने गए। इस तरह से सिर्फ 20 साल की उम्र में पवार ने अपना पहला बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे यशवंतराव चव्हाण। पवार ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। 1967 में शरद पवार ने बारामती से अपना पहला चुनाव लड़ा। तब पवार को टिकट दिए जाने के विरोध में वहां की पूरी कांग्रेस कमेटी ने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर भी पवार ने 35,000 वोटों के साथ धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके बाद पवार तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अपने गुरु यशवंतराव का हाथ पकड़कर मंत्री बने। उनके साथ पार्टियां बदलते रहे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने यशवंतराव की बात भी नहीं मानी और अपने राजनीतिक जीवन की पहली बड़ी बगावत की। शरद पवार ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम दिया समांतर कांग्रेस। उस वक्त राज्य में 3 पार्टियों की मिलकर सरकार थी, समांतर कांग्रेस, जनता पार्टी और पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी। इस तरह सिर्फ 38 साल की उम्र में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। पहली गठबंधन की सरकार देश में बनाई और पवार साहब ने चलाई। वहां से उनका एक अलग रास्ता देश की राजनीति में शुरू हो गया। पवार के इस नए रास्ते में कई यू टर्न आए। सबसे पहले 1986 में उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उसी कांग्रेस में वापसी की जिसके खिलाफ बगावत की थी। इसके बदले में उन्हें दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद पवार के राजनीतिक जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ तो पार्टी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में पवार का नाम भी उछला, लेकिन नरसिम्हा राव बाजी मार ले गए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद जब गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई तो पवार एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के करीब पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण पवार की दाल नहीं गली। सोनिया गांधी के इटालियन मूल का मुद्दा उठाते हुए शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर ली और सन 1999 में उन्होंने खुद की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। शरद पवार ने यह कहते हुए राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बना ली कि विदेशी मूल का मुद्दा केंद्र के लिए लागू होता है, राज्य के लिए नहीं। कई लोग मानते हैं कि अगर 1999 में पवार ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो पवार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बन सकती थी, लेकिन पवार पीएम इन वेटिंग ही रह गए। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र की सियासत में उनकी पकड़ और मजबूत हो चुकी थी। लेकिन 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शरद पवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने लोगों को अचंभित कर दिया। इसे शरद पवार की एक बड़ी गलती के तौर पर भी देखा गया, लेकिन ये शरद पवार का एक बड़ा दांव था। 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो पवार ने वोटिंग में ना शामिल होकर बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद की। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शरद पवार ने अपनी दुश्मन पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने में मदद क्यों की। ये बात खुद शरद पवार ने साफ की है कि ये उनका एक सियासी दांव था। शरद पवार को 2014 में बीजेपी सरकार बनवाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसके बाद से ही छगन भुजबल, अजीत पवार जैसे एनसीपी के दिग्गज नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा। शरद पवार को भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा। एक वक्त ऐसा आया जब लगा एनसीपी खत्म हो जाएगी। 2019 का चुनाव जीतना तो बड़े दूर की बात थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा मौका आया जब पवार ने बाजी पलट दी, दम तोड़ती अपनी पार्टी में जान फूंक दी। सातारा की एक चुनावी सभा में अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन पवार ने भीगते हुए अपना भाषण जारी रखा।
79 साल के पवार का ये वीडियो गेम चेंजर साबित हुआ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी पहले से 14 सीटें ज्यादा पाकर और मजबूत हो गई। हालांकि बहुमत बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के पास था। पवार ने फिर एक बड़ा सियासी दांव खेला। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। हालांकि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने से पहले पवार को एक बड़ा झटका लगा जब उनके भतीजे अजित पवार 22 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की। लेकिन शरद पवार ने इस बार भी आपदा से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को निकाल लिया। शरद पवार ने अजीत पवार के साथ गए हुए विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उसी शाम तक अगर विधायक नहीं लौटे तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। शरद पवार का ये कड़ा रुख काम कर गया। उस वक्त शरद पवार खुद भले ही उद्धव सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सरकार का रिमोट उनके हाथ में था। सियासी हलकों में उन्हें महाराष्ट्र का अघोषित मुख्यमंत्री माना जाता था। जून 2022 में शिवसेना में हुई बगावत के बाद ठाकरे की सरकार गिर गई और बागी नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन बैठे। शरद पवार की पार्टी सत्ता से तो बाहर हो गई, लेकिन उनकी पार्टी पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन उसी वक्त पवार ने अपने इस्तीफे का दांव चला। अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर पवार ने एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उनके इस्तीफे का विरोध शुरू हो गया। करीब 4 दिनों तक एनसीपी कार्यकर्ताओं का ड्रामा चला, जिसके बाद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इस दांव के जरिए पवार ने यह जता दिया कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ बरकरार है और उस बगावत की हवा निकाल दी जो अजित पवार कथित तौर पर कर सकते थे। अगर पवार यही भूमिका आखिर तक आने वाले चुनाव तक कायम रखते हैं तो आने वाले चुनाव में पवार ने भले ही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी की विरासत का बंटवारा कर दिया, लेकिन अजित पवार के मन के घाव को भर नहीं पाए। भतीजे ने चाचा की सियासत को उस वक्त जोर का धक्का मारा जब शरद पवार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे थे। शरद पवार के सबसे खास प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक भतीजे अजित पवार के साथ चले गए और बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। पवार साहब ने भी कहा कि क्या किए, वक्त की बात है, सत्ता के लालच में वो लोग गए हैं। मगर पवार साहब का ये कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हरगिज कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता। 6 दशक के सियासी करियर में शरद पवार के साथ बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब उनका कोई दांव चूका हो, लेकिन भतीजे ने जब अपना दूसरा दांव चला तो शरद पवार को समझ नहीं आया। शरद पवार साहब ने दावा किया है कि वो अगर पूरी पार्टी भी चली जाती है, अब तो गए हैं भले 60%, 65%, 70% जो चले गए। अजीत दादा के साथ में जितने विधायक हैं, आमदार जो है महाराष्ट्र के, वो सत्ता की लालच में उस तरफ चले गए। मगर उसके बावजूद भी शरद पवार ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। उन्होंने बाकायदा पब्लिकली ये बात कही है कि मैं फिर से पार्टी खड़ी कर सकता हूँ। बगावत के बाद जब मीडिया के सामने आए तो लगा कि शरद के पास अभी जोश बाकी है, लेकिन उनके दावे को सपोर्ट करने के लिए जरूरी जोश और खरोश आवाज में नहीं था। कोई अगर और राजनेता होता तो पूरा खत्म हो जाता, लेकिन पवार ने ऐसे संकट जो है एक नेता के तौर पर काफी अच्छी तरीके से निभाए हैं। बगावत के बाद जब समय धीरे धीरे बीता तो एक बार फिर एनसीपी की राजनीति करवट बदलने लगी और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। चाचा से बगावत के बाद 19 अगस्त तक भतीजे और बागी विधायकों के बीच शरद पवार से 3 बार मीटिंग हुई। इस मुलाकात से भले ही एनसीपी की कथित एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में शरद पवार की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस की नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने अजित शरद मुलाकात पर ऐतराज जताया। उन्होंने मुलाकात के सिलसिले को गलत बताया। शरद पवार से अपनी भूमिका पर सफाई मांगी। एक भीष्म पितामह जिसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अब उनके इतना सीनियर आदमी कोई भारत के राजनीति में है, तो सवाल ही नहीं आता है। इंडिया बनने में और आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा योगदान होगा।
भतीजे की ताकत बढ़ते ही शरद पवार ने जिस तरह की शांति ओढ़ रखी है, उसमें उनकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका भी धुंधली पड़ने लगी है। कोई भी कुछ भी करे, लेकिन शरद पवार जी कभी भी कम्युनल पार्टीज के साथ नहीं जा सकते। अगर पवार यही भूमिका आखिर तक आने वाले चुनाव तक कायम रखते हैं तो आने वाले चुनाव में उनका अपना भी एक कोई स्थान है। जैसे लोग कहते हैं कि उनके तो सांसद 5 से ज्यादा नहीं हुए, पिछली 2 इलेक्शन में तो 4 रहे, 5 रहे, तो अब क्या चमत्कार करेंगे। लेकिन क्या है कि पवार मंझे हुए नेता है और उनको हवा का रुख काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। सियासी जानकारों का मानना है कि पवार अपने जीवन का सबसे आखिरी दांव 2024 में चलेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके खिलाफ और किसके साथ मिलकर दांव लगाते हैं, क्योंकि शरद पवार का खेल अभी बाकी है।